नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो उसी श्रृंखला में जो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वह है कि मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी वह होगी मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन, या हम कह सकते हैं भेद। तो इसमें जो है स्वरों की संख्या जो है वो तो हमारी 11 रहती है। जो 4 स्वर होते हैं, छोटा, छोटी और छोटो ऊ और ये जो री, ये जो 4 हैं ये हमारे होते हैं ह्रस्व स्वर, और इनकी जो मात्रा होती है वो 1 होती है। इनके लिए हम लघु स्वर या हम कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर। दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर है, इसमें 2 मात्राएं होती हैं। इस तरीका से हम लिख सकते हैं, और इसमें आते हैं 7 वर्ण। इसमें आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरीका से ये हमारे 7 हो जाते हैं, 2 4 6 7। ह्रस्व स्वर की जो एक मात्रा होती है हम, तो उसकी जो दुगनी हो जाती है उसके लिए हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व में 1 मात्रा और दीर्घ में 2 मात्रा। और जो हमारा बचता है प्लुत, तो इनकी संख्या ज्ञात नहीं है। ये हो जाता हमारा प्लुत स्वर, और इनकी संख्या ज्ञात नहीं है। इसे, इनकी 3 मात्राएं होती हैं, इन्हें ऐसे लिखा जाता है। इसके लिए हम गुरु वर्ण या हम इसके लिए त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ये 3 चीजें हमने सुन समझी। एक ऐसे करके एरो बना के नीचे डाल लो कि वर्णोच्चारण, वर्णोच्चारण को कालमान कहते हैं। जितना हम जो वर्ण बोल रहे हैं उसका जो वर्ण उच्चारण है उसमें जितना समय लगता है, कालमान, मान मान पैमाना है यहाँ से जो मानते हैं, तो उसमें जितना समय लगता है उसके लिए वर्णोच्चारण कालमान कहते हैं। तो जैसे आ, ई, उ और री, इससे दुगना समय ये लगेगा, तभी इसकी 2 मात्राएं हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे प्लुत स्वर। जैसे ये आ है तो इसके लिए आ कहेंगे, और यही प्लुत में अगर आ जाए तो 3 गुना समय हो जाएगा। आ, 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 आ। तो ये 3 इस तरीका से चलते हैं। एक मात्रिक स्वर में ह्रस्व स्वर, 2 मात्रिक स्वर में 2 मात्रिक स्वर में दीर्घ स्वर, और प्लुत में इसकी मात्रा हो जाएगी 3। तो ह्रस्व में 1 मात्रा, दीर्घ में 2 मात्रा और प्लुत में 3 मात्रा। ये इस तरीका से चलते हैं। पहला इसमें ये हो जाएगा मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद या विभाजन, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व के अंतर्गत आ, ई, उ, री आते हैं। दीर्घ के अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ आते हैं। और प्लुत की संख्या ज्ञात नहीं है, इसके लिए हम इस तरीका से लिख सकते हैं। तीसरी चीज जो हमें लिखनी है, 3 मात्रा काल समय में जितना समय लगता है, ऐसे करके लिख लो, 3 मात्रा काल में जितना समय लगता है उसे प्लुत कहा जाता है, या हम कह सकते हैं उसे प्लुत स्वर कहा जा सकता है। प्लुत स्वर का जो उपयोग है, जो प्रयोग है, जो यूज है, वो कहाँ किया जाता है?
तो प्लूत स्वर का जो प्रयोग है, प्लूत स्वरों का प्रयोग हँसने, रोने आदि तथा काव्य शास्त्र में सौंदर्य वृद्धि हेतु किया जाता है। ये चीज समझो, जो प्लुत स्वर है, जैसे रोना है, तो रोने में 3 गुना समय लगता है। आ, इसका 2 गुना, आ, इसका 3 गुना, आ, कहते हैं आ। जब कोई हंसता है, रोता है, तो जो 3 गुना समय होता है, वो किसमें लगता है? प्लुत स्वर में लगता है। आगे अगर हम बात करें, तो एक चीज और समझ लो, इसकी सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं। इसी में एक एरो बना के और डाल लो, वो ये है कि ये वाला आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और री, और लिरी, फिर ए, ऐ, ओ, ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी संख्या 9 हो जाती है, इसकी और इसकी। तो ये जो लिरी है, ये दीर्घ नहीं होता, और ये है, इसका कभी ह्रस्व नहीं होता। ये चीज आप और समझो, कि जो वो पूछ लेगा सवाल ऐसे करके कि निम्नलिखित स्वरों में ऐसा कौन सा वर्ण है, ऐसा कौन सा स्वर है जिसका ह्रस्व नहीं होता। तो जिनका ह्रस्व नहीं होता वो ए ऐ ओ औ है, और जिनका होता है, जिनका दीर्घ होता है, सॉरी, जिनका दीर्घ नहीं होता, वो लिरी है। इसका दीर्घ नहीं होता और इनका ह्रस्व नहीं होता। ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 5, 2 7 8 9, इनकी संख्या 9 है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, वो हमारा आ जाएगा कि स्वरों का ओष्ठाकृति के आधार पर विभाजन। ये दिख रहा होगा, स्वरों का ओष्ठाकृति के आधार पर, ये सेंटेंस नहीं बन रहा है, स्वरों का ओष्ठाकृति के आधार पर, स्वरों का ओष्ठाकृति के आधार पर विभाजन। इसमें है पहले वर्तुलित स्वर, वर्तुलित स्वर, और फिर हो जाएगा हमारा अवर्तुलित, वर्तुलित स्वर। इसे वर्तुलित स्वर के लिए हम कह सकते हैं, दूसरा नाम है इसका वृत्ता। इसके लिए हम कह सकते हैं आवृत्ता। इसके अंतर्गत जो आएंगे वो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओ
औ और ई। इसमें जो है बिंदी ऊपर नहीं लगेगी आ पे। और जो आवर्तुलित है इसके अंतर्गत हो जाएगा बड़ा आ, ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ। 2 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो 6 5 11 होते हैं। वही ये बात चल रही है। वो अगर पूछ ले वर्तुलाकार जो स्वर हैं वो कौन से हैं, और वो ये पूछ ले कि आवर्तुलाकार या आवर्तुलित जो स्वर हैं वो कौन से हैं। तो जो वर्तुलित स्वर हैं वो है छोटा ऊ, ओ, आ। और ये जो आ, ई, री, ए, ये हमारे हो जाएंगे कौन से, आवर्तुलित स्वर। नेक्स्ट देखो, जीवा भाग, जीवा भाग के आधार पर स्वरों का विभाजन। जीवा भाग के जीवा भाग के भाग और जीवा, जीवा भाग के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो इसमें हो जाता है अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर के अंतर्गत जो आते हैं वे आते हैं छोटा ई, बड़ा ई, री, ए, इनकी संख्या हो जाती है 5। मध्य स्वर के अंतर्गत इसकी संख्या हो जाती है। और जो पश्च स्वर है ये बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। इस तरीका से इनकी संख्या हो जाती है 5। तो इनकी जो गिनती है वो कितनी हो रही ऑल ओवर, वो 11 हो रही। 5 ये, एक ये और 5 ये जीवा भाग के आधार पर स्वरों का विभाजन है। क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसे बनता है, जीवा भाग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया, 1 2 3 या 4। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 भागों में। अगर वो पूछ ले कौन कौन सा, तो हम कहेंगे अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च, ये जो 3 भाग हैं इनके आधार पर, जीवा के आधार पर इन्हें बांटा गया है। ये 3 भाग हमारे बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नोट में डाल लो, जैसे हम विशेष कहते हैं, कहते नहीं विशेष अतिथि, तो विशेषी है ये। ए, ऐ, ओ, औ का कभी भी ह्रस्व नहीं होता है। ए, ऐ, ओ, औ ये वो वर्ण हैं, वो स्वर हैं जिनका कभी ह्रस्व नहीं होता है। ये चीज हमने समझी। नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट है कि जिह्वा और तालु, जिह्वा हम कहें और तालु, या हम कहें मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का भेद, या हम कह सकते हैं विभाजन। तो इसके आधार पर हो जाएंगे 4। पहला है इसमें शब्दव्रत। शब्दव्रत का अर्थ होता है बंद। फिर दूसरा है अर्ध शब्दव्रत, यानी कि आधा खुला। और तीसरा हो जाता है विवृत, जिसका अर्थ होता है खुला। और चौथा हो जाता है अर्ध विवृत। इस तरीका से ये 4 भागों में इसके लिए डिवाइड किया गया, बांटा गया है। जो शब्दव्रत है इसके अंतर्गत छोटी, बड़ी,
छोटू, बड़ू और री आती है। और जो अर्ध संवृत है इसके अंतर्गत ए और ओ आता है, ओ। और ये जो विवृत है इसके अंतर्गत आता है आ। और ये जो अर्ध विवृत है ए और ओ। सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनेगा कि जीवा और तालु या मुंह खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा 4। पहला है समृत, दूसरा है अर्ध समृत, तीसरा है विवृत और चौथा है अर्ध विवृत। तो जो समृत है इसका अर्थ होता है बंद, अर्ध समृत का अर्थ होता है आधा बंद, और विवृत इसका अर्थ होता है खुला, और अर्ध विवृत इसका अर्थ होता है आधा खुला। समवृत के अंतर्गत इसमें ई, उ और री ये आएंगे। अर्ध समवृत में अंदर ए ओ आएगा, विवृत के अंतर्गत आ आएगा, और अर्ध विवृत के अंतर्गत ए ओ आएगा। ये जो मुंह खुलता है हमारा, ये शब्द बोल के देखो आपको कितना मुंह खुल रहा है, खुद ही अंदाजा लग जाएगा। तो इस तरीका से ये कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। वो अगर पूछ ले कि जीवा या हम कहें तालु या मुंह खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 4। पहला है समृत, दूसरा है अर्ध समृत, तीसरा है विवृत, चौथा है अर्ध विवृत। समृत के अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं, 5 2 7 8 9 10, 2 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीका से इनकी संख्या हो जाएगी 11, नहीं 3 2 5 2, जो भी है ला लिए सही है। 2 4 5 3 2 5 2 7 8 2 10। समृत की जो संख्या हो जाएगी 5, अर्ध समृत की 2, विवृत की 1, अर्ध विवृत की 2। इस तरीका से ये पूछ सकता है, तो हम इसके लिए 4 भागों में बांटेंगे। जाति के आधार पर यदि स्वरों का विभाजन देखें तो वो समझेंगे। जाति ये वाली नहीं, क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र और ये जो वैश्य वाली, इनकी भी अपनी एक जाति है। तो जाति के आधार पर जो है तो वो है सबसे पहली सवर्ण, या हम इसके लिए सजातीय कह सकते हैं। दूसरा होता है इसमें असवर्ण, या हम इसके लिए कह सकते हैं विजातीय। इसे समझो, जैसे सवर्ण सामान्य जो एक ही वर्ण के एक से ही दिखने में है, एक से ही लगते हैं दिखने में, उनके लिए सवर्ण कहते हैं। असवर्ण जो दिखने में एक से नहीं है, तो इसके अंतर्गत ये छोटा है और बड़ा है, ये आपको लगभग एक सा दिखता होगा। छोटी और बड़ी ये लगभग आपको एक सी दिखती होगी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये लगभग आपको एक सा दिखता होगा। अब ये जो असवर्ण हैं, इसमें छोटा या छोटी ये असवर्ण है, और ये जो ए और ए ये असवर्ण है, और ओ ये असवर्ण है। तो इस तरीका से हम ये कह सकते हैं कि जो असवर्ण हैं या जो विजातीय हैं वो ऐसे करके हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर देखें प्रकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन, ये तो जाति के आधार पर हो गया। तो प्रकृति के आधार पर जो स्वर है, इनकी जो प्रकृति है, कहते नहीं इसकी प्रकृति ही ऐसी है, प्रकृति के आधार पर जो स्वर है, तो इसमें है पहला वो है अनुनासिक। अनुनासिक या हम इसके लिए कह सकते हैं शानुनासिक। तो नासिका के सहित बोले जाते हैं, तो इसके जो बोले जाते हैं वो चंद्र बिंदु होता है, और ये जो मुख और नासिका के माध्यम से ये बोला जाता है। इसके अंतर्गत आती क्या क्या चीज है? इसमें छोटा आ के ऊपर चंद्र बिंदु, बड़ा आ के ऊपर चंद्र बिंदु, छोटी ई के ऊपर चंद्र बिंदु, और ये जो जब पाई लगती है तो वहां पर से चंद्र बिंदु खत्म होके सिर्फ बिंदी बिंदी रह जाती है, बिंदु बिंदु रह जाता है। ये जो री है इसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, ये जो ए है इसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, ए के ऊपर सिर्फ बिंदी आएगी, और जो ओ है इसके ऊपर बिंदी आएगी,
और औ है, इसके ऊपर बिंदी आएगी। 2 4 6, 2 4, 2 छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ऋ री ए ऐ ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीका से ये 9 हो जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो आता है हमारा अनु अनुनासिक। अन ऐसे लिखो, अन नु नासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। 1 2 अनुनासिक, अनुनासिक, या हम इसके लिए कह सकते हैं निरानुनासिक। इस तरीका से ये हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो आएगा वो आएगा छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ। ये हो जाएंगे। अनुस्वार की अगर वो संख्या आपसे पूछ ले तो जो अनुस्वार है इनकी संख्या हो जाती है 5। इनके अंतर्गत जो 5 हैं वो इस तरीका से ये 1 2 3 4 और 5 ये आएंगे। ण या ण न म, ये 5 हो जाएंगे। ये अनुस्वार की संख्या हो जाए। तो आज जो हमने पढ़ा स्वरों को जो मात्रा के आधार पर विभाजन, तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें होते हैं 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और दूसरे नंबर पे हमने देखा कि स्वरों का ओष्ठाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो वो होते हैं हमारे 2 प्रकार के, वर्तुलित और अवर्तुलित। और तीसरे नंबर पे हमने देखा जीवा के भाग के आधार पर ये कितने भागों में हम इन्हें बांट सकते हैं। तो वो बांट सकते हैं 3 भाग में, अग्र, मध्य और पश्च। अगर हम बात करें आगे की जीवा और तालु या मुंह खुलने के आधार पर हम इन्हें कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वो हम इनके लिए 4 भागों में बांट सकते हैं, समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत। नेक्स्ट फिर हमने देखा जाति के आधार पर कितने भागों में स्वरों को बांट सकते हैं। तो 2 आधार पर इन्हें हम बांट सकते हैं। पहले है सवर्ण या सजातीय और दूसरा है असवर्ण या विजातीय। फिर इसके बाद जो हमने देखा वो प्रकृति के आधार पर देखा कितने भागों में इन्हें हम बांट सकते हैं। तो वो 2 भागों में बांट सकते हैं, अनुनासिक और अनअनुनासिक। इसके लिए हम कह सकते हैं जो अनुनासिक है उसके लिए सानुनासिक, और जो अनअनुनासिक है इसके लिए हम कह सकते हैं निरानुनासिक। तो इस तरीका से आज जो हमने पढ़ा वो स्वरों को अच्छे से समझा, और इसके लिए हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार इसके लिए हम पढ़ेंगे। तो आपने मेरी कक्षा को, मेरी बातों को इतने प्रेम और एकाग्रचित होकर सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।